तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या समझना है कि हमको एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो होता है ना, उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ ये सब पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने टॉपिक ही रखा था कि वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर। यहाँ पे आया था अपना, है ना, इस तरह का सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है। यहाँ मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है। तो वो ये जो फार्मूला है आपको याद होगा, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे हम अगला वाला टॉपिक को। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। एंट्रोपी क्या होता है, देखो, अगर मान के चलो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और उसकी एंट्रोपी में अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे तो वो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वही वाला फार्मूला है जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, डेल एस अपॉन डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है। अगर इस फार्मूला को हम कांस्टेंट प्रेशर के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो डेल एस है वो एट द कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, डेल क्यू भी एट द कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, हीट कैपेसिटी इनटू डेल टी, मतलब सीपी डी टी इसका वैल्यू होता है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमको मिल जाता है डेल एस इज इक्वल टू सीपी डी टी अपॉन टी। इक्वेशन नंबर 2 है। कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 डिग्री केल्विन से लेके जितना टेम्परेचर दिया हुआ है वहाँ तक, 0 से लेके जितना टेम्परेचर दिया हुआ होगा वहाँ तक आपको ये जहाँ तक स्टडी करना है वहाँ तक आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो एस इक्वल टू 0 से लेके एस इक्वल टू एस तक एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है परमताप पे। तो यहाँ पे एस इक्वल टू 0 लेंगे, है ना। किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मान हमने पढ़ा है, एस इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 होता है। तो शुरुआती कंडीशन में सबसे पहले तो एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा, टेम्परेचर 0 होगा। उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, टी टेम्परेचर तक। तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, एस एंट्रोपी तक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एस माइनस एस 0 हो जाएगा ये। ठीक है। तो एस 0 का मान तो शून्य ही होता है, तो इसको ये पूरा टर्म गायब हो गया। यहाँ पे एस टी कह सकते हो, टी टेम्परेचर तक गया हुआ है तो इसको एस टी माइनस एस 0 कर सकते हो। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 से टी तक वही चीज़ है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो सी पी है ये बाहर निकल जाता है। इंटीग्रेशन किसका होता है, डी टी अपॉन डी टी। तो इसका मान हो जाता है डी एल एन टी। ठीक है, डी एल एन टी। ठीक। तो ये आपका लॉग लेने पर ये फार्मूला हो गया 3, फार्मूला नंबर 3। तो यही फार्मूला जो है हमको अप्लाई करना है एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए। होता क्या है, देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, यदि आप इंटरनल एनर्जी ले लें, वर्क फंक्शन ले लें, या कोई दूसरे स्टेट वेरिएबल ले लें, एंट्रोपी एंथैल्पी ले लें, है ना, एंट्रोपी को छोड़ के बाकी कोई सा भी स्टेट फंक्शन लें, इसका हम एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। केवल हम स्टेट में होने वाले परिवर्तन को ही हम के आधार पे डेल यू, डेल ए, डेल एच, डेल जी इत्यादि निकाल सकते हैं। ठीक है। डेल एस भी निकाल सकते हैं, लेकिन एस की वैल्यू को हम एब्सोल्यूट रूप में एस के रूप में निकाल सकते हैं। मतलब डेल्टा जो यहाँ पे साइन होता है वो चेंजेस को दिखाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजेस। ठीक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा उसको बताता है, लेकिन हम एग्जैक्ट उस स्टेट में टोटल एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हुआ उसके साथ साथ एग्जैक्ट एंट्रोपी क्या है उसको भी निकाल सकते हैं। ये अकेला एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू एस टी जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड लॉ के हिसाब से एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ से तुलना करके जो भी एंट्रोपी बढ़ा होगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट एस टी होगा। ठीक है जी। ये चीज़ हमको यहाँ से इस फार्मूले से निकलता है, और यही फार्मूला है जो पूरा वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एस टी क्या है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी है दिए गए टेम्परेचर पे। एक ग्राफ आपने पहले भी देखा होगा फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, कि सीपी और एल एन टी के सापेक्ष, मतलब हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के सापेक्ष अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ से लेके हमको ग्राफ इस तरह से एक कर्व मिलता है ना, इस तरह से मिलता है। तो ये जो अंदर का एरिया है पूरा, ये क्या बताता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है।
ठीक है। लेकिन यहीं तक हमको ग्राफ मिलता है। लो टेम्परेचर पे हमको ग्राफ, लो टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी को मेजर करना ही पॉसिबल नहीं है। लो टेम्परेचर पे मतलब यहाँ पे जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन, ठीक है। इतना लो टेम्परेचर पे हम जा ही नहीं पाते हैं, और जा भी पाते हैं तो हम वहाँ पे हीट कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ हमको क्या करना पड़ता है, अनुमान से लेना पड़ता है। मैंने लिखा है आगे, ग्राफ देख लीजिए ध्यान से, आगे मैं बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए वेरी लो टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी निकालना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अतः लगभग 15 के नीचे, 15 केल्विन के नीचे टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी का क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा ही हम उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 0 में ले आते हैं इधर, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक 0 में ले आते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 3 था वो 2 भाग में डिवाइड होगा। एक तो जी 0 से लेके टी स्टार तक। तो टी स्टार यहाँ पे कहाँ था, ये वाला टी स्टार, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रापोलेट किए हैं ना हम, यहाँ पे वो वैल्यू एक लिमिट टेम्परेचर था, उसके नीचे हम नहीं आ रहे थे, मतलब 15 केल्विन के नीचे नहीं आ रहे थे। तो ये टी स्टार वही टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक भाग ये वाला हो गया जो अनुमानित भाग है, ठीक है, और एक एक्चुअल भाग है जो टी स्टार से लेकर टी टेम्परेचर जो दिया गया टेम्परेचर है तब तक। और सीपीडीटी तो दोनों में ही कॉमन चीज़ है। dt की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ln t, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे लॉग, नेचुरल लॉग को भी लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 4 जो है यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए। एक भाग जो है अनुमान वाला है जो जिसको एक्स्ट्रा पोलेट किए हैं, और दूसरा जो है एग्जैक्ट भाग है जो टी स्टार से लेके टी टेम्परेचर तक का भाग है, ठीक है। अब मान के चलो टेम्परेचर क्या हो, 0 से लेकर टी स्टार तक हो, या फिर कह सकते हो 15 केल्विन से कम हो, ठीक है, यहाँ से कम हो कह सकते हो। तो इक्वेशन 4 के पहले भाग, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग को हम लेंगे, है ना। तो इसको हम डिबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी के द्वारा निकाल सकते हैं। इसका जो वैल्यू है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, डिबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी, जो कि डिबाई T3 लॉ भी कहा जाता है, इसको डिबाई T3 लॉ भी कहा जाता है। CP इक्वल टू, यहाँ पे CB हो जाता है इक्वल टू AT का क्यूब। तो ये लगभग क्या है, इक्वल है। तो जहाँ पे A जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है, इम्पेरिकल कांस्टेंट है, और T तो क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये जो है आप इससे निकाल सकते हो। अब इक्वेशन 4 में अगर हम इक्वेशन 5 का जो ये CP का वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसमें कुछ मैंने नहीं किया, केवल CP जहाँ पे था वहाँ पे मैंने AT का क्यूब रख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, ST, देखो ये क्या हो जाएगा, ln T, ठीक है, ln T भी लिख सकते हो उसके जगह पे। इसके जगह में भी क्या लिख सकते हो आप, ln T लिख सकते हो। ln T जब होगा, ठीक है, तो दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके T स्टार तक, तो ये हो जाता है 1/3, जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है 1/3 AT का, इसको ब्रैकेट में डाल दो, AT का क्यूब। इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट बचा हुआ आता है। दूसरा टर्म जैसे कहते हैं, मैं यहाँ हर जगह dt/T डाल दिया हूँ क्योंकि फॉर्मूला वैसी समझ में आ रहा था। आप यहाँ भी ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप ln T, डेल ln T डाल सकते हैं, डेल ln T, डेल को भी नहीं छोड़ना है। इसी इक्वेशन द्वारा किसी भी सब्सटेंस का दिए हुए टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। जो फार्मूला है इस पे निकाल सकते हैं। पहला वाला टर्म में निकल जाएगा, सेकंड वाला टर्म में निकल जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। चूंकि एक सब्सटेंस डिफरेंट फेज में भी रह सकता है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड भी है तो वो 2 रूप में भी रह सकता है, अल्फा रूप, दूसरा जो होता है बीटा रूप, है ना, एलोट्रोप जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होता है, ठीक है। जैसे कम टेम्परेचर में क्या होगा, सॉलिड के रूप में रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, लिक्विड के रूप में रहेगा। और वेपराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर में क्या हो जाएगा, गैस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। जैसे ये समझ लो बर्फ है, बर्फ को बहुत ठंडा है तो बर्फ है, थोड़ा सा गर्म किए तो पानी बन गया, पानी बनने के बाद वो क्या बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस जब मिलेगा तो उबल जाएगा और क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे ही है, डिफरेंट फेज, है ना।
तो यहाँ पे इसको समझना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा जब सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है, एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट को मान लो, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को ले लो, है ना। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तथा एंट्रोपी चेंज नहीं होती। अच्छा, एंट्रोपी चेंज होती है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एंट्रोपी चेंज होती है। कैसे, देखो 100 डिग्री सेल्सियस मान लो, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे ये क्या है, पानी है, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में। और ये दोनों प्रोसेस जो है रिवर्सिबल हैं, मतलब पानी भाप में बदल रहा है, भाप पानी में बदल रहा है। एग्जैक्ट 100 डिग्री टी पे, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, पानी भी है भाप भी है, दोनों अवस्था एक साथ यहाँ मौजूद हैं। समझ रहे हो, दोनों अवस्था पानी के साथ साथ भाप, दोनों का दोनों अवस्था एक साथ यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद होते हैं। मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस अवस्था में पानी का जो एंट्रोपी होता है वो कम होगा, लेकिन भाप का एंट्रोपी बहुत अधिक होगा, क्योंकि भाप तो गैस है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एंट्रोपी क्या हो रहा है, कम से ज़्यादा की ओर हो रहा है। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस, पानी के मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक है, लेकिन भाप क्या होगा, दूर दूर होंगे, ठीक है जी। तो बस इसी को समझना है आपको कि जब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उस समय क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर स्थिर होगा, लेकिन एंट्रोपी में चेंजेस होगी, है ना। ये नहीं काट दो, है ना। तब इस प्रकार के फेज चेंज के समय एंट्रोपी चेंज के लिए जो एब्सोल्यूट चेंजेस जो निकाला जाता है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, डेल एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। रिवर्सिबल मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है पानी से भाप बनने का जो प्रोसेस है वो एक दूसरे के रिवर्सिबल है, ठीक है। अब चूंकि रिवर्सिबल है तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे हीट कैपेसिटी अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डेल एच लेना पड़ेगा। एंथैल्पी में चेंजेस, मतलब पानी से भाप बनने में क्या हो रहा है, उसके एंथैल्पी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। टी टेम्परेचर, दोनों ही क्या है यहाँ पे फ्यूज्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन से डिफ्यूजन भी हो रहा है और फ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन डाल दिया गया है पहचान के लिए कि ये जो क्या है, कौन सी स्थिति है, भाप बनने वाली स्थिति है, ठीक है। फेज चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। फेज चेंज जो होगा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी से लेके भाप बनना या 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ से पानी बनना, दोनों ही स्थिति वो क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा, लेकिन फेज चेंज होगा, वहाँ पे एंट्रोपी चेंज होगी, ठीक है। यदि वेपराइजेशन हो रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, अगर वेपराइजेशन और वाष्प बन रहा है तो लिक्विड से गैस बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे हम डेल एस क्या कर देंगे, वेपराइजेशन कर देंगे, वेपर बी ए पी इक्वल टू डेल एच बी ए पी अपॉन टी। टेम्परेचर कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का बी डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब माना कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड्स टू लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा कि हमारा टॉपिक ही है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाउ टू डिटरमाइन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड एंड गैस या लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैस भी अगर पूछता है तो आपको सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों बताना पड़ेगा। तब इसमें होने वाले एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजर है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को लिया है, क्या क्या हो रहा है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके स्टेट को। अगर कोई सब्सटेंस है जो 0 डिग्री केल्विन पे है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सॉलिड होगा। अब इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं कितना, टी स्टार। तो वो कहाँ पहुँच रहा है, 15K पे। यहाँ तक हम हीट कैपेसिटी मेजर कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है जी। 15K तक हम हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे,
हमको यहाँ पे एक्सट्रापोलेट करना पड़ रहा था। तो ये सॉलिड में ही होगा उस कंडीशन में। अब उसके बाद में T1 टेम्परेचर लेके ये किस में चला जाएगा, ठीक उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचेगा। ये टेम्परेचर T1 लेके कहाँ पहुँचेगा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से पहले ये अगर मान के चलो 2 एलोट्रोप में गुजरता है, 2 एलोट्रोप अगर मान के, जैसे सल्फर है, सल्फर 2 एलोट्रोप के रूप में रहता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा से बीटा कन्वर्ट होना या बीटा से अल्फा कन्वर्ट होना, ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन जनरली क्या होता है, अल्फा से बीटा कन्वर्ट होता है, इसलिए मैंने इसको सिंगल तीर का निशान से दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। टेम्परेचर में चेंजेस कहाँ हुआ, इस सॉलिड को इस सॉलिड में आने तक टेम्परेचर हमको बदलना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर यूज हुआ, मतलब यहाँ पे इसकी एंट्रोपी भी बढ़ी, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अल्फा से बीटा कन्वर्ट होने में कोई परिवर्तन हो भी रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर का आवश्यकता नहीं हो रहा है। अब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा। अगला स्टेप में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड कब कन्वर्ट होगा, जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ये टेम्परेचर इतना प्राप्त कर लेगा कि ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। टेम्परेचर फिक्स, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, फेज चेंज, इसको कहते हैं फेज चेंज। अब लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे इसको टेम्परेचर चाहिए, इसका तापमान बढ़ेगा, बढ़ते 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 अगर पानी है तो ये क्या बन गया, लिक्विड 0 डिग्री में बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए ना जी। ठीक है, ये टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद में लिक्विड यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर लगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट। लिक्विड टू गैस होने के लिए क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें कोई टेम्परेचर यूज नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी चेंजेस हो रहा है। अब गैस बनने के बाद गैस को फिर से टेम्परेचर मिलेगा तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर क्या होने लगेंगे, भागने लगेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो इधर उधर जाने लगेंगे। तो इस सारे स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप, जितने भी स्टेप हैं सभी स्टेप में एंट्रोपी चेंजेस को निकालते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन पे डिफरेंस है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पे अंतर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप उसको सर्च करो और मुझे कमेंट में बताओ कितना डिफरेंस होता है। और 0 डिग्री केल्विन पे से कहाँ जाना है हमको, T स्टार तक। तो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ डुबाई थ्योरी। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला हम पढ़े थे ना, जो एक्स्ट्रापोलेट वाला, तो वो क्या था, 0 से T स्टार तक AT का क्यूब डेल T अपॉन T, बस यही था, है ना। इसी फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करना अपने को। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब सॉलिड क्या हो गया, 15K से ऊपर आने को है। ये उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर तक जाएगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो अल्फा एलोट्रोप में चेंज हो जाए। मतलब यहाँ तक तो क्या हुआ, एक्स्ट्रापोलेट हुआ, वो एक्स्ट्रापोलेट जो किए थे वहाँ तक तो टेम्परेचर ठीक है। अब वो जो S2 जो ग्रहण करेगा, S2 जो बढ़ेगा, वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, T स्टार से लेकर T ट्रांजिशन तक बढ़ेगा। T ट्रांजिशन किसका ट्रांजिशन होने वाला है, अल्फा बनने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे CP अल्फा डेल LNT, यहाँ पे आप DT अपॉन T भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे DT अपॉन T भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैंने LNT लिख दिया है, जैसे बुक में रखा था मैंने लिख दिया। ठीक है, ये तो आपका S1 और S2 मिल गया, दोनों को रख लो, कुछ नहीं करना, यहाँ फार्मूला बिठाते जाना है, अब प्रोसेस को समझना है। ठीक है, CPA क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड, कौन से फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में। ठीक है, यहाँ CPA क्या बता रहा है, हीट कैपेसिटी को बता रहा है। अब यहाँ अल्फा से बीटा कन्वर्ट करना है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ भी होगा, हमको फार्मूला कौन सा लेना है, एंथैल्पी चेंज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे ही हो रहा है ये, है ना। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे पहुँच गया, वहाँ पे यहाँ पे ट्रांजिशन होने लगेगा, अल्फा से बीटा में कन्वर्ट होने लगेगा। ये S3 क्या हो जाएगा, डेल H ट्रांजिशन अपॉन T ट्रांजिशन। ठीक है, ये ट्रांजिशन ये पहचान के लिए डाला गया है। ठीक है, अब बीटा फॉर्म से लिक्विड में बीटा फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूजन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मतलब बीटा पॉइंट कहाँ चला जाएगा, फ्यूजन पॉइंट। फ्यूजन पॉइंट कहाँ है, जहाँ से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे S4 इसको समझना है,
बीटा फॉर्म से वो कहाँ जा रहा है, कुछ टेम्परेचर लेके कहाँ चला जाएगा, ऐसा पॉइंट में चला गया जहाँ से ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस फ्यूजन पॉइंट से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर बीटा फॉर्म को टेम्परेचर ना मिले तो वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों होगा, तो इसको उस टेम्परेचर तक लेके जाते हैं जहाँ तक ये क्या होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये S4 यहाँ पे मिलेगा आपको। टी ट्रांजिशन से लेकर टी फ्यूजन तक, फ्यूजन में आपका क्या आ जाएगा, बीटा फॉर्म आ जाएगा। बीटा फॉर्म के साथ ये घटना हो रहा है। DLNT कॉन्स्टेंट आपका कॉन्स्टेंट नहीं, मतलब ये कंफर्म है कि ये चीज़ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला आता है बीटा फॉर्म से कहाँ चला गया, लिक्विड। यहाँ पे क्या होगा, केवल फॉर्म चेंज होगा, केवल फॉर्म चेंज होगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब यहाँ पे ΔH/T वाला आएगा, लेकिन कौन सा स्टेट में है, यहाँ से देख सकते हो फ्यूजन। यहाँ पे T फ्यूजन और H फ्यूजन आ गया, ΔH फ्यूजन। ये हो गया आपका S5। उसके बाद में और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाने लगेगा। ये क्या था, आपका फ्रीजिंग पॉइंट था। ठीक है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट था जहाँ पे ये चेंजेस हुआ। अब इसको टेम्परेचर देने जाएंगे तो फ्यूजन से कहाँ चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर लगेगा CP/ΔLNT, केवल आपको इसको चेंज करना है, बाकी ये तो कांस्टेंट है। ये मतलब ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट कहने का मतलब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये S6 हो गया। अब लिक्विड जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो लिक्विड कहाँ कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया। S7 क्या होगा, ΔH वेपराइजेशन अपॉन TB। ये पहले भी हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में ही, ये चीज़ को हम निकाल लिए थे। ठीक है, ये S हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट से फिर कुछ टेम्परेचर लेके वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। मॉलिक्यूल जो होगा गैस बन जाएगा, और गैस बनने के बाद वो इधर उधर जिगजैग मोशन में मूव करने लगेगा, है ना। मतलब इसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नहीं दिख रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे S8 भी आप लिख सकते हो। TB से गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे हम काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं या फिर टोटल एंट्रोपी का स्टडी कर रहे हैं, वहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे CP किसके लिए, यहाँ पे गैस के लिए, इसलिए मैंने G लगा दिया है। DLNT, ये फाइनल हमारा मिल गया। अब क्या करना है, इतना सब कुछ मिलने के बाद जितने भी S1 से लेके S8 तक एंट्रोपी चेंजेस जो मिला है उसको हम सिंपल एडिशन कर देंगे। ठीक है, सिंपल एडिशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ST क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ΔS1, ΔS2, ΔS3, ΔS4, ΔS5, ΔS6, ΔS7, ΔS8 सबको ऐड कर देना है। आपको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिया गया है उस पर ये इस तरह से आपका यहाँ पे सभी का फार्मूला लग जाएगा। जो वैल्यू आया होगा वो लिखा रह जाएगा। ठीक है, तो आपने ग्राफ तो देखा ही है, ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से, है ना। यहाँ तक हमको वो मिलता है ग्राफ। इसके बाद इधर हमको क्या करना पड़ता है, एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका CP और LNT में, या फिर इसको कह सकते हो DT/T के बीच में ग्राफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 केल्विन, सेल्सियस नहीं है। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है वो आपका T* हो जाएगा, जिसके बारे में पढ़ रहे थे। और ये जो लास्ट यहाँ पर टेम्परेचर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हो जाएगा T टेम्परेचर, जिसका स्टडी करना है। इसके अंदर का एरिया क्या बताता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस को या एंट्रोपी को बताता है। ठीक है, यहाँ तक। और ये जो एरिया है वो आपका काल्पनिक एरिया है, जिसको हम काल्पनिक मान के इसको, ये भी होता है ना। ऐसा नहीं कि वो 0 डिग्री केल्विन तक नहीं आएगा, लेकिन हम इसके बाद में इधर CP के वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ तक तो कर लेते हैं इसके ऊपर, लेकिन इधर CP का वैल्यू को हम रीड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये एरिया हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे सीधा इस पॉइंट से लाइन खींचना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिकैप करिए, है ना, मतलब फिर से देखिए। और वीडियो में नए हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से हैंड रिटन नोट्स जो है आपको हिंदी में मिलता रहे। और वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कई लोग शिकायत करते हैं कि सर वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो वीडियो मैं डेली बना रहा हूँ, आप बस नोटिफिकेशन ऑन करके नहीं रखते हो तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, थैंक यू।